हाफ एनकाउंटर, जिसे यूपी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा जाता है। इस कार्रवाई में पुलिस अपराधियों को पैर में गोली मारती है ताकि उन्हें जिंदा पकड़ा जा सके। गोली लगने के बाद आरोपी जमीन पर गिरता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। यूपी पुलिस के कुछ जवान हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गली के टी पॉइंट पर अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां से पैदल पीछे की ओर आते हैं, जहां से वह एक अन्य गली के शुरू में ही पड़े खाली प्लॉट में खड़ी इको वैन को अपने कब्जे में लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यह घटना 11 जनवरी 2025 की दोपहर करीब 2:30 बजे की है। जिनकी यह गाड़ी है, उस परिवार का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी परिजनों को डरा धमकाकर घर से पहले गाड़ी की चाबी लेते हैं और फिर गाड़ी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रात में करीब 10 बजे इस गाड़ी को मुठभेड़ में दिखाकर गाड़ी के मालिक प्रांशु सोनकर को कई धाराओं में अभियुक्त बना देते हैं। बता दें कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 युवाओं के पैर में भी गोली मारी है। मेरे पीछे जो ये आप ऑटो देख रहे हैं, यहाँ पर वो इको वैन खड़ी हुई थी और जो सीसीटीवी हमें प्राप्त हुए हैं वो पुलिस इस रास्ते से आई थी। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से वो लोग आए थे और फिर सामने उधर गाड़ी ले गए, अपनी HR नंबर गाड़ी थी और उसके बाद गाड़ी वहाँ रुकती है, 2 लोग उतरते हैं और यहाँ से फिर वो इको जो वैन थी यहाँ से उठाई जाती है और फिर यही वो खंबा भी है जहाँ पर पुलिस यहाँ से उसको मोड़ती हुई दिखाई दे रही है और उस गाड़ी में से एक शख्स उतरता भी है और फिर वो इस खंबे में टकरा ना जाए इसलिए उनको वो रास्ता भी बताते हैं। और मेरे पीछे अभी देख रहे होंगे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों में ही वो पूरी घटना कैद हो गई और 2:15 बजे के आसपास की ये वारदात है, ये घटना है जब यहाँ से इको वैन को उठाया गया और उसके बाद रात को 10 बजे के बाद मुठभेड़ में उस गाड़ी को दिखाया गया और ये बताया गया कि उस गाड़ी से कॉपर और ट्रांसफार्मर का ऑयल भारी मात्रा में बरामद हुआ है और इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली मार दी गई, यानी हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। और एक व्यक्ति जिसको बताया गया कि वो भागने में कामयाब रहा, वो भागने में कामयाब होने वाले वो थे जो इस गाड़ी के इको के मालिक है, यानी प्रियांशु का परिवार हमारे साथ है। हमने उनसे बात की। क्या हुआ था उस दिन ये हुआ था कि हम राशन लेने गए हुए थे, घर में सास ससुर थे हमारे और घर पे पुलिस आई, पनकी से पुलिस आई। बोले कि वो जो इको वैन खड़ी है उसकी हमें चाबी चाहिए। बोले प्रांशु कहाँ है? तो बोले पापा मम्मी बोले कि वो तो बाहर गया कमाने। तो फिर उसके बाद बोले मैं गाड़ी की चाबी चाहिए, तो गाड़ी की चाबी मम्मी पापा ने बोला कि नहीं मुझे पता है। फिर हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए, फिर उनसे बदतमीजी से बात करी, बोले चाबी दे दो, नहीं हम तुमको उठा ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि छोटा मेरे 5 साल का बेटा है, तो उससे बोला कि बेटा आपको चाबी पता है, आपको चॉकलेट दिलाएंगे, चाबी दे दो। तो उसने कहा हाँ अंकल जी मुझे पता है। तो उसने चाबी दे दी। तो फिर वो चाबी दे दी तो कह रहे बस मुझे इसी की तो ज़रूरत थी, बस चाबी मिल गई, मैं जा रहा हूँ। जैसे घर आके बैठे वैसे मतलब वो कल्याणपुर थाने के 2 पुलिस वाले आके हमें बुलाने हैं। बोले 15 मिनट में आप थाने पहुँचिए। तो वहाँ गए तो हमारे जितने फ़ोन में वीडियो थे तो सारे डिलीट कर दिए। हाँ सारे डिलीट कर दिए। हाँ सीसीटीवी फुटेज की बात। मुझे ये बताइए, जो प्रियांशु आपके भाई हैं जी, उनका FIR में नाम है। हाँ। प्रियांशु कहाँ थे उस दिन? राजकोट में था। 31 दिसंबर को हमारी गाड़ी बनी, 15 नवंबर को खराब हुई थी सन 2024 में और 31 दिसंबर को सन 2024 में हमारी गाड़ी बनी। 31 दिसंबर को हमारी गाड़ी खाटू श्याम चली गई है। हाँ तो फिर मेरी गाड़ी 3 तारीख को वापस आई है खाटू श्याम से। 4 तारीख को मेरा भाई वहाँ चला गया इटावा से, मौसी के यहाँ से होते हुए इटावा से 8 तारीख को वहाँ राजकोट में पहुँचा है। हाँ और उन लोगों ने 11 तारीख की वारदात दिखाई है। मतलब जिस दिन की घटना हुई है उस दिन आपके भाई राजकोट में था? जी 10 तारीख से उसने ड्यूटी ज्वाइन करी है। प्रियांशु कहा? हमने कहा सर हमें तो नहीं पता। कहना आपको नहीं पता? हमने कहा जी नहीं।
कहन कहाँ गया? तुमने कहा वो तो है नहीं, बाहर गया हुआ है। कहन जे इको की चाबी कहाँ है? तुमने कहा इको की चाबी तो हमें पता नहीं भाई, अब हम क्या जाने, हम तो बाहर रहते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं। कहन और कौन है तुम्हारे घर में? तुमने कहा जी हमारे पति है, जी हमारे नाती पोता है, हमारी बहू तो है नहीं, और बहू को हम बुला लाए। कह नहीं, यहीं रुके, बहू को नहीं जरूरी बुलाना, हमारा मोबाइल छिना लिया। ये नाती को बुलाया, इसको भी दबिया लिया। हमारे आदमी से पूछते हैं तुम्हारे कई बेटे हैं? तो बोले हमारे 2 बेटे हैं, ड्यूटी गए हुए। कहन क्या नाम है? कहन सोनू, छोटू। और फिर आके यहाँ खड़े हो गए। कहीं अभी कुछ जानना चाहती हो? तुमने कहा सर बताओगे तभी तो हम जानेंगे। बैठ जाओ बेटा, क्या है बताइए। तुमने कहा हमें तो कुछ नहीं पता हुआ। कहीं ये प्रांशु कहाँ है? गाड़ी की चाबी हमें चाहिए। हमने कहा बेटा हमें चाबी अभी नहीं पता है, हम बहू को बुलाने जा रहे हैं, और बहू को बुला लाएं, उसके बाद आप बात कर लेना। कह नहीं बहू नहीं आएंगे। हमने मैक्सी पहने थे, मैक्सी पे साड़ी लपेटी, जल्दी जल्दी भाग के गए बहू को बुलाने। जब तक यहाँ आया है तब तक गाड़ी चली। हम यहाँ खटिया पे खाना खा के बैठे थे, बैठे आ गए तो कहने लगे वो चाबी क्या है, प्रांशु कहाँ है? हमने कहा प्रांशु हमको नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद आके यहीं पे पुलिस वाले खड़े हो गए, एक वर्दी में था, बाकी 6 बगैर वर्दी में थे। बस आके चाबी लिया हमारे छोटे नाती से, और चाबी लेके गाड़ी लेके चले गए। 28 तारीख को वकील किया है, और 29 जनवरी को हम एसपी साहब में पेश हुए हैं। मतलब एसपी से मतलब पेश होके मैं शिकायत अपनी दर्ज करी है। तो उन्होंने मेरे सामने तो बोला था फ़ोन करके थाने में कि इनकी गाड़ी छोड़ दी जाए और इनके भाई का प्रांशु सोनकर नाम भी काट दिया जाए। तो हम लोग मतलब थोड़ा वो हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर सर हमने 8 से 10 दिन तक इंतज़ार किया, फिर कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी गई। ऐसे सर हम इंतज़ार करते करते हमारा 6 महीने बीत गया, अभी तक हमारी गाड़ी कोई नहीं छूटी है, और हमारी गाड़ी किस्त पे गाड़ी है। इस बारे में हमने प्रांशु के वकील मनोज सोनकर से भी बात की। वे कहते हैं कि यूपी पुलिस बेलगाम हो चुकी है, फर्जी मुठभेड़ कर रही है, और जो उस घटना की कवरेज कर रहे हैं उन पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज कर रही है। इस कार से वो आते हैं, ये वर्दी और सादी वर्दी में पुलिस वाले, ये हमारी इको कार ले जाते हुए दिखते हैं, ये वर्दी में दिख रहे हैं दरोगा जी। इस तरह से ये ले जाकर के फर्जी मुठभेड़ में हमारी गाड़ी को और हमारे क्लाइंट को फंसा देते हैं। अब जब पीड़िता ने हमारे पास आकर के हमसे मशविरा लिया और हमको उसका हाजिरी कार्ड दिखाया, हमने कहा कि क्या आपके पास सबूत है कि आपका भाई यहाँ नहीं था? तो उन्होंने इस हाजिरी कार्ड को दिखाया जो राजकोट में काम कर रहा है और 10 तारीख से वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, जिसमें कि ये पीछे साइड उसकी हाजिरी भी चढ़ी है। ये जो टिकट है 8 जनवरी को वो राजकोट के लिए रवाना होता है ट्रेन से, ये हमारे पास सबूत हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यूपी पुलिस का इस तरह का जो तानाशाही या हिटलरशाही का रवैया अपना रही है, ये मेरा क्लाइंट उस दिन राजकोट में ना होकर के अगर घर में होता तो पुलिस उसको भी उठा ले जा करके काउंटर कर देती। अब काउंटर के दरमियान गोली उसके सर पे लग रही है कि सीने में लग रही है, वो भी मारा जाता उस दिन। सुबह पुलिस पेपर में अपना नाम छपवा करके, न्यूज़ छपवा करके वाहवाही लूट रही है कि हाँ जो है पनकी पुलिस बड़ी वीरता का परिचय दे रही है, जिसके खिलाफ जो है पीड़िता ने कमिश्नर ऑफिस में आकर के प्रार्थना पत्र दिया। हम साथ में गए, कमिश्नर साहब को पूरी घटना से अवगत करवाया, उनको सीसीटीवी के फुटेज दिखाए। उन्होंने तत्काल रूप से जो है संबंधित लोगों को फ़ोन करके संपर्क किया और घटना के बारे में जानकारी लिया। घटना के बारे में उन्होंने फर्जी पुलिस मुठभेड़ की घटना को बताया। तब कमिश्नर साहब ने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए ये बताया कि सीसीटीवी फुटेज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये तो साफ दिख रहा है, इसमें डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है आपका गाड़ी ले जाने का। तत्काल रूप से इस गाड़ी को और इनके भाई को इस एफआईआर से हटाइए।
नाम हटाइए। हमको आश्वस्त किया कि जो है आपका नाम काट दिया जाएगा, आपकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी। लगभग 15-20 दिन हमको आश्वासन में लिए रहे। इस 15-20 दिन के दौरान हम 1-2 बार और भी गए, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। गौरव कुशवाहा स्थानीय पत्रकार हैं जो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के चलते जिला बदर हैं। हमने उनसे कानपुर के पड़ोसी जिले फतेहपुर में जाकर मुलाकात की। जिसके साथ ही घटना घटी थी उसके परिवार से कनेक्ट हुए हम लोग, और जब कनेक्ट हुए तो फिर इंटरव्यू किया उसका, और उसने कुछ वीडियो एविडेंस ऐसे दिए हम लोगों को जिनको देख के ऐसा लगने लगा था कि ये एक्चुअल में जो घटना पुलिस बता रही है वो गलत तरीके से बता रही है। उसने एक प्री प्लानिंग के तहत कहीं दूसरी जगह से गाड़ी उठाई, उसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज थे हम लोगों के पास, और फिर कहीं और उसने जो है वो एनकाउंटर दिखा दिया। और इस चीज़ को हमने फिर रिपोर्ट करा, आप समझिए, और इसको रिपोर्ट करने के बाद से लगातार पनकी पुलिस के कई जो इसमें शामिल थे लोग, उन्होंने हमारे शहर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके माध्यम से हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाएं कि इस खबर को आप ब्रेक डाउन को रोको, आपको आगे नहीं बढ़ाना है और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। फिर इसके बाद जब नहीं माने हम लोग तो फिर उन्होंने पैसे ऑफर करने चालू कर दिए, काफ़ी बढ़िया रकम उन्होंने बोली कि हम सब कर देंगे लेकिन आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराना पड़ेगा इस पूरे मामले पे, और आप खबर नहीं चलाएंगे। मुकदमों का सिलसिला कब शुरू हुआ? मुकदमों का सिलसिला तब चालू हुआ जब ये खबर चलाने से हम लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं रोकेंगे खबर, और खबर बराबर चलाएंगे और आपने जो गलत किया है वो हम दिखाएंगे और एक्शन करवाएंगे इस पर, समझिए आप। और जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने मार्च में, इस घटना जनवरी घटना थी, 2 महीने तक ये सिलसिला चला कि हम मैनेज कर देंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, उस लड़के का नाम हटा देंगे, जो भी हुआ। जब नहीं बात बनी तो फिर मार्च में उन्होंने मेरे खिलाफ एक फर्जी जो मुकदमा है वसूली का वो लिखवा दिया। हम लोग कलम से चीज़ें लिखते हैं, पोर्टल पे चीज़ें लिखते हैं जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं वो दिखाने का काम करते हैं, और वो दिखाने का खामियाजा ये है कि घर परिवार जिला छोड़ के दूसरे शहर में रहने के लिए मजबूर है। एफआईआर के मुताबिक पुलिस वालों ने जिन 2 युवकों को गोली मारी उनमें अमित भारद्वाज उर्फ राजेश शर्मा उर्फ छोटे और दूसरे शिवम चौरसिया उर्फ बंटी है। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो वो पतंजलि स्टोर के पीछे भाग रहे थे। पतंजलि स्टोर मेरे ये पीछे है और इसी के पीछे की घटना पुलिस ने बताई है, जिसमें एफआईआर में जिक्र भी किया है पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि जब व्यक्तियों ने अपने आप को आगे व पीछे से घिरा देखा तो बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति व इको वैन में बैठे व्यक्तियों ने तिकोना पार्क के पास पतंजलि स्टोर के पीछे फेज 2 न्यू ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया पर मोटरसाइकिल व इको वैन घुमा दिए। इसके बाद युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन दोनों युवकों के पैरों में यानी कि हाफ एनकाउंटर को अंजाम दिया। इसके बाद हम एफआईआर में शामिल अन्य आरोपी अंकित अग्रहरि के घर भी पहुंचे। उस दिन लड़का मैं सारा दिन सर पड़ रहा बिस्तर पे, रोज पड़ रहा मुड़ पिराता तो मामा कहे भैया कहा है, कहे मम्मी माँ मुड़ पिरा तबियत नहीं सही, ले जाओ ना रहे इनसे 500 रुपया मांग के दे के हम काम पे चले गए। हम कहे भैया जा दवाई जा सब्जी लेके आओ, सारा दिखाए नहीं रहे ने तो गए ने सब्जी लावत, हम चले गए काम पे। बिटिया हमारी एक गूंगी बौरी है वही रही ही, तो वो आए सब्जी लेके तो कहें बिट्टी चाय बनाओ, चाय बनाते रही कि यहाँ यही आगे जलत रही, उठा ले गए। बेटा आपका यहाँ लेटा था? बैठा रहा आगे हाथ से करते हैं। अच्छा, कितने लोग आए थे, कितने जने थे? हम रहा नहीं भैया काम पे गए रहे हैं। हम जब आवत हुआ गाड़ी खड़ी रही हुआ गए, हम पूछते रहे भैया काहे ले जाता हो, काहे ले जाता है, कहन पनकी थाने आ हुआ पता लागी। हम 3 दिन ही हुआ पागल की तरह दौड़ा, पता नहीं लगा। क्या करते थे आपके बेटे? बैटरी रिक्शा चलावत हैं। बैटरी रिक्शा। आपको क्या लगता है क्या हुआ? अब हमका कुछ नहीं लागत, हमका लागत भगवान हमार मौत कह दिए, बस हमका कुछ नहीं लगा। तब उस दिन भैया वो यहाँ पे आके मतलब बाहर से आग घूम के आया था, तो हाथ यहाँ पे आग में कर रहा था, तो 4 जने 3 लोग थे यहाँ पे आके खड़े, उन्होंने झाँका, मतलब अंकित यहाँ पे था। हाँ। तो वो लोग अंदर आ गए, मतलब से पूछा आप अंकित हैं? उसने कहा हाँ भैया हम अंकित हैं। तो बस उन्होंने इसका पैंट पीछे से पकड़ा और उठा के लिए जा रहे थे,
3-4 लोग थे। तो उसे ले जाके तल्लक हमने इनकी मतलब आंटी को वहाँ से कहा कि आपका वो जा रहा है। तो आंटी आई भागते हुए रोते हुए, तो उनको वहाँ पे जाके रोका भी होगा, तो मतलब वो लोग रुके नहीं थे, मतलब उसको ले गए अंकित को जबरदस्ती। फिलहाल इस मामले में अंकित अग्रहरी, शिवम चौरसिया और अमित भारद्वाज जेल में हैं, जबकि प्रांशु अपनी प्राइवेट नौकरी के चलते कानपुर से बाहर हैं। इस पूरे मामले को लेकर कानपुर के प्रशासन से भी हमारे कुछ सवाल थे। इसके लिए हम कानपुर कमिश्नरेट दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर जो कमिश्नर हैं अखिल कुमार, हमने उनसे मिलने की कोशिश की। इसके अलावा जो आशुतोष कुमार यहाँ पर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे भी हमने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनके दफ्तरों के बाहर बैठे पीआरओ ने हमसे सवाल पूछे कि आप अंदर क्या बातचीत करेंगे। तो हमारे जो सवाल थे वो अंदर गए और अंदर से जवाब हमें नहीं में मिला, यानी कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसी ही एक कहानी के लिए हम जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी पहुंचे, जहां अलीगढ़ जिले के थाना पिसावा की पुलिस 25 जनवरी को 26 वर्षीय हरीश को उस वक्त उठा लेती है जब वे अपने कुछ साथियों के साथ कस्बा जहांगीरपुर में बैठे थे। इस दौरान जब पुलिस हरीश को ले जा रही थी तो गांव के तमाम लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया। साथ ही परिजन और गांव वालों का आरोप है कि जब हरीश को गांव से पुलिस पीटते हुए ले जा रही थी तब यह घटना करीब 7 से 8 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही 2 गाड़ियों में आए पुलिसकर्मी इलाके के सभी सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ लेकर चले गए। 25/3/2025 को 2 से 3 बजे के टाइम लगभग जहांगीरपुर से मेरे लड़के को टाउन एरिया का दफ्तर है उसके पास से पुलिस ले गई। जब कहीं पता नहीं चला तो मैंने 6:15 बजे के करीब 112 नंबर पर कॉल किया तो 112 नंबर की गाड़ी आई हमारे पास। जब उनने जांच पड़ताल करके तब उन्होंने बताया कि हरीश को पिसावा थाने की पुलिस ले गई है किसी मामले में पूछताछ के लिए। लेकिन जब हमको नहीं मिला रात में, कहीं भी रात में हमारी कहीं बात ना करवा पाए, ना पुलिस करवा पाई, ना कोई भी। और 26 तारीख की सुबह 8:30-9 बजे किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया कि तुम्हारे लड़के का गोली लग गई है और अलीगढ़ मलखान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती है। तब हम वहाँ जाके गए तो हमको पता चला कि रात को 2:30 बजे उसके पैर में गोली मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो किस मामले में आपके बेटे को आरोपी बनाया गया, किस मामले में उठाया? हमारे बेटे को कोई दउआ के में राजू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी सादीपुर की नहर के पास, उस मामले में दोषी बनाया। 19 फरवरी को हत्या की जानकारी हुई कि 19 फरवरी को हुई थी और इसे 25 मार्च को उठाया गया। उससे पहले हमें कोई पता नहीं थी कि हमारा लड़का इसमें संलिप्त है या पुलिस ना हमारे घर कभी आई दबिश देने के लिए, ना हमें कोई पूछा, ना कुछ और बताया। और उसी दिन आई और उसी दिन उसे उठा। उसमें आपके बेटे का नाम शामिल था? नहीं जी, उसके नाम कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। जो आदमी पकड़ लिए गए थे वो भी मेरे बेटे को नहीं जानते थे, उन्होंने भी किसी ने नाम नहीं बताया। जिन आदमियों का नाम रिपोर्ट हुई थी उन आदमियों ने भी किसी ने ये नहीं बताया कि हरीश इस कांड में शामिल था। आपको क्या लगता है, मतलब क्यों पुलिस ने उठाया आपके बेटे को? ये सब गांव की राजनीति के तहत आदमी एक दूसरे को ज़बरदस्ती मुर्गा बनाने के चक्कर में रहता है। ये है, जब हमने 6:15 बजे के लगभग 112 पर कॉल कर दी तो फिर 2:30 बजे रात को, उसी रात को 2:30 बजे हमारा लड़का एनकाउंटर में कैसे चला गया? जब पुलिस पहले ही उठा ले गई तो कैसे पुलिस पे फायरिंग की? ये आपने 112 नंबर पे कॉल की थी? जी। मेरा तो दम निकल गया सुन के एकदम। तो भी जंगल से आई, खाना वाना खा के और जहांगीरपुर चले गए। मैं सा निकलने को गई तो नहीं खबर आ गई, घर से उठा लिया पुलिस ने।
पूरी रातन कर गई, रोते रोते पूरे परिवार जी बैठे रहे। जब जाके सवेरे पता पड़ी है इनकाउंट रहे हो। इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, यह भी देख लीजिए। जंगल ते अपने जा रहा हूँ मैं, जैसे जंगल ते आए करें, किसान आदमी हूँ मैं। तो यहाँ पब्लिक खड़ी है आज के, हरीश लौंडा है गढ़ी को ईंट फीट ढोबे, वहाँ पर हमने ईंट मंगवाई। अब इनको का मांझ रो ना आगे तो कि जाने लोग वहाँ पकड़ के यहीं ते ले गए, आज गए थे। कौन सी जगह है? घी तो यहाँ गाड़ी खड़ी का यहीं ते ले गए। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने, क्या कह रहे थे पुलिस वाले? ना पकड़ के ले जा रहे, क्यों ले जा रहे, क्या ले जा रहे, कि ये हमें कोई जानकारी ना। मैं तो सीधे जंगल ते आ रहा हूँ। हाँ। ऐसी कोई जानकारी ना, क्यों ले गए, काई को ले गए। कितने पुलिस वाले थे, कैसे क्या? कुछ सिविल वर्दी में, कुछ वैसे ये वर्दी में भी है। हाँ। तो हमने जाके देखो तो अरे मिनकी की तो वो गढ़ी को लौंडा को है रहीश हरीश या काई को ले गो है गई होगी मिनकी, कोई बात 17 बात है। हमें तो फिर कभी जानकारी हो ले गए तो हम अपने घर को चले गए। मैं तो जंगल से आया हूँ, इतनी जानकारी है हमें और कुछ ना। हरीश इंगे से आया, इंगे से पकड़ के ले गए, पीछे पीछे पुलिस वाले नहा से लाए पकड़ के बाजार में से। आपने देखा? हाँ हमने देखा हरीश, और कैमरों की केबल तोड़ रहे पुलिस वाले। जब उसे पकड़ लिया तो जब कैमरों की केबल तोड़ रहे पुलिस वाले। मतलब तभी या कुछ देर बाद? ना कुछ देर बाद, जब पकड़ के लाए ना जब ही तोड़ रहे। जब लौटते में आए ना पकड़ के तो जब ही केबल तोड़ रहे। क्या कह रहे थे? कुछ ना कह रहे, पब्लिक से कुछ ना कह रहे, बस केबल तोड़ रहे। हम तो बैठे खड़े खड़े देख रहे, उसे ला रहे पकड़ के। तो पूरे मोहल्ले को पता हाय हल्लड़ हुआ तो हम भी इधर साइड ही आए पूछ के। तो यहाँ ये जो मकान है, ये लाल वाला मकान है, इसके बैक साइड की गली है, वो इनका घेर है पीछे। उस घेर में से निकलता हुआ देखा हमने। हम देखो हम भी सब इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, सभी हमारी तरफ से भी थे, 20-25 लोग थे। मेरा घर तो पल्ली साइड है, लेकिन ये बाजार में आते हैं सब। तो फिर पुलिस वाले उसको मारते हुए पीटते हुए लेके गए। अब पुलिस वालों से कौन पूछेगा जी क्यों कर रहे हो। फिर उसके 20-25 मिनट बाद वहाँ फिर उन्होंने इस एरिया में जितने भी DVR है सब निकाल के वो ले गए। जब जेवर पुलिस हरीश को पकड़ने आई थी तो यहाँ पर हरीश बैठे हुए थे और हरीश के साथ उनके कुछ दोस्त थे, जो मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं यहाँ पर। और यहीं से करीब 2 से 3 बजे का समय था और यहाँ से हरीश को जब पूछताछ शुरू हुई तो हरीश ने थोड़ा सा यहाँ से भागने की शुरू की और हरीश इस साइड को यहाँ से भागते हुए गए और ये उनके पीछे पीछे पुलिस थी और ये तमाम कैमरे वो लगे हुए हैं। जब हरीश को पुलिस उसका पीछा कर रही थी, यहाँ पे 3 कैमरे मेरे अगर आप देख रहे होंगे तो 2 ये हैं और 1 आगे है। 25 मार्च को हरीश को जब इस इलाके में पुलिस पकड़ने आई तो वो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था और ये वो घर है जहाँ पर हरीश आया था। क्या हुआ था उस दिन, क्या देखा आपने? तो वो देखो मैं तो ऊपर से आया उतर के नहीं और देखा गेट में बड़ा ही था वो, दरवाजे में इतने पीछे से वो आगे उन्होंने नाम था। मैं बोला क्या चक्कर है, क्या हमें समझा कि भैंस का ग्राहक दिखे कुछ। हमारे पास तो भैंस के ग्राहक आए हैं ना बहुत। अच्छा हाँ, हमने सुना भैंस का ग्राहक दिखा। उससे कही क्या बात है क्यों ले जा रहे हो पकड़, क्यों ले जा रहे पकड़। वो ले गए पकड़ के। फिर मैं यहाँ नहीं था, गली के बाहर था, वो वहाँ से भागते हुआ आ रहा था। इसमें अंदर बड़ा यहाँ घेर में बहुत देर हो गई, ये देखभाल कर रहे, वहाँ पुलिस वाले बहुत थे। वहाँ तक गए बाजार तक, फिर बाद में यहाँ आए इधर आने के बाद में उसको यहाँ से पकड़ के ले गए। यहाँ से सही सलामत खींच मतलब पकड़ के 4-5 जनों ने पकड़ रखा था, सीधे ले गए। इस कड़ी में पुलिस गांव में स्थित एक मस्जिद के बाहर लगे CCTV कैमरों की भी DVR अपने साथ ले गई। मस्जिद के इमाम बताते हैं, जब वो पुलिस वाले आए उसकी इंक्वायरी करने के लिए तो जो मोहल्ले में घरों में लगे हुए थे वो भी लेके गए और फिर हमारी मस्जिद का भी जो बॉक्स होता है वो लेके गए थे। कब वापस किया पुलिस ने? वो शाम में आए थे, वो अगले दिन वापस किया। हाँ, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वहाँ लेके जाएंगे कोतवाली में, वहाँ से अगर हम यहीं चेक कर लेते तो हम अभी वापस कर देते, लेकिन जो है हम जेवर लेके जा रहे हैं वहाँ से सुबह आए हैं तो फिर सुबह लेके आ गए। पूछा नहीं भी क्यों क्या? बस वही क्या कहे भाई, कोई लड़का था, उसे तो मैं खैर जानता नहीं क्या मामला था, तो ये कह रहे थे भाई आप
जो है इमाम हैं, जो आप जो है हमारा सहयोग करें। मैंने कहा कैसा सहयोग चाहिए कि भाई आप वो दिखा दें। हमने इनकार भी किया, बल्कि लोगों ने भी इनकार किया, हमने भी इनकार किया। कहने लगे नहीं ये तो आप दे देंगे तो हमारे लिए उसका ताउन हो जाएगा, हमारी मदद हो जाएगी। मैं कहा ले जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं। इतनी बात हुई थी हमारी। उस दिन ये था कि हम तो बाहर थे और बाहर होने के बावजूद तो हमारे घर से फ़ोन गया कि यहाँ जो है पुलिस आई है। मैंने कि किस लिए? कि वो कैमरे के लिए चेक कर रही है। अच्छा, हमें लग गया टाइम, तो उन्होंने कैमरे की जो DVR बोलते हैं वो उन्होंने चेक करा हमारे घर आने के, उसको लेकर चले गए। फिर हमें मिल गई वो DVR। कब दी वापस? मिल गई हमें, एक आध दिन के बाद मिली। हम उस स्थान पर भी पहुंचे जहां पर अलीगढ़ के पिसावा थाने की पुलिस ने अपनी FIR में घटना का जिक्र किया है। पुलिस की FIR के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जब हरीश का वो पीछा कर रहे थे मुठभेड़ के दौरान, तो सरकारी गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी से उपरोक्त बाइक का पीछा किया, तो थोड़ी ही देर में बाइक सवार एक निर्माणाधीन प्राइवेट कॉलोनी DSB कॉलोनी हेरिटेज, इस कॉलोनी का जिक्र इस FIR में किया गया है और बताया गया है कि कॉलोनी हेरिटेज ग्राम भोजका के पास बाइक को छोड़कर कॉलोनी की तरफ को भागने लगे कि हम पुलिस वालों ने दौड़ाकर उनका पीछा किया, तो बाइक सवार बदमाशों ने वहां आड़ लेकर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। तो जो पुलिस जिस बात का जिक्र कर रही है अपनी FIR में, वो इलाका है। और मैं बता दूं, ये इलाका जहांगीरपुर यानी जहां का निवासी है हरीश, वहां से यहाँ की दूरी करीब 22 से 23 किलोमीटर के बीच की है। FIR के मुताबिक पैर में गोली लगने के बाद हुई पूछताछ में हरीश ने पुलिस को बताया कि वह 19 फरवरी 2025 को दमुआका के एक निवासी की हत्या में शामिल था और जो तमंचा आपने मुझसे बरामद किया है उसी से हत्या की गई थी। खैर, यह पुलिस की थ्योरी है। इस पूरे मामले में हम पिसावा कोतवाली पहुंचे क्योंकि यहीं की पुलिस ने हरीश को मुठभेड़ में दिखाया था। तो हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो SHO है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे दरोगा मौजूद है, इस बारे में उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। थाना पिसावा के बाद हम अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया। मथुरा निवासी सोमेश गौतम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीटेक कर रहे इस छात्र को पुलिस ने 6 सितंबर 2022 की रात को मुठभेड़ का हवाला देते हुए अपनी गोली का शिकार बनाया। सोमेश के पिता बताते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसको करंट भी लगाया गया कई बार, तो बेहोश भी हुआ, वो होश में आ जाता, फिर उसके साथ पिटाई करते। मेरे साथ भी पिटाई की और धमकाया कि चुपचाप बैठा रहे शांति से, अगर जैसे जैसे हम बोलें वैसे वैसे करना, नहीं तो तुझे और तेरे बाप को यहीं ख़त्म कर देंगे। बेटा बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया वो। 6 तारीख की रात को ही एक कोई पुरानी बाइक खड़ी थी थाने में, मेरे सामने ही कुछ पुलिस वालों ने वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने उस बाइक में तेल डाला और चालू की और उस बाइक को लेके चल दिए। उसके बाद एक हथियार निकाला गया अंदर से, थाने में से, उसमें से 3 फायर किए गए। कोई पिस्टल थी, छोटा हथियार था, और उनके कार्टेज को अपनी जेब में संभाल के रख लिया पुलिस वालों ने और उसको भी लेके चल दिए। उसके बाद मेरे बेटे को हाथों में हथकड़ी लगा के और आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी में डाल के ले गए। उसके बाद रात को खबर आ रही है, मैं कंट्रोल रूम में ही था, कि कोई मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में मेरे बेटे को पकड़ा है। बाद में पकड़ा है और उसको गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल भेज दिया है। उसी रात के लगभग 11 बजे, लगभग 10 बजे मेरे भाई को फ़ोन किया जाता है कि तेरे भतीजे को तो हमने जेल भेज दिया है, तुझे अगर अपने भाई को बचाना है तो 1 लाख रुपए लेके थाने में जल्दी से आ, नहीं तो हम तेरे भाई को भी जेल भेज देंगे। मेरा भाई बहुत डर जाता है और वो तुरंत 1 लाख रुपए लेके थाने आता है। थाने आके
पुलिस वालों को देता है और तब मुझे वहाँ से रात के 11 बजे थाने से छोड़ा जाता है, लेकिन मेरा मोबाइल मुझे नहीं दिया जाता। जब इस पूरे मामले की एक एक कड़ी जुड़ रही थी तो इस बीच ये हुआ कि जब सोमेश को उठाया गया, जिस कमरे में सोमेश रहते थे, तो वहाँ पर बाहर जब उसको पुलिस लेके जा रही थी तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और जिसको एविडेंस के तौर पर सोमेश के पिताजी ने कोर्ट में भी सबमिट किया। और उसके बाद इनके लॉयर ने मुकदमा लड़ा और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि जो शामिल पुलिसकर्मी हैं उन पर एक एफआईआर दर्ज की जाए। और उसके बाद फिर 8/4/2025 को एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया जाता है। ये वो एफआईआर है जिसमें 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया जाता है। इस मामले की पैरवी गौतम बुद्ध नगर स्थित सूरजपुर कोर्ट के एडवोकेट सीपी गौतम कर रहे हैं। उनकी पैरवी के चलते इस ऑपरेशन में शामिल रहे 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वे विस्तार से समझाते हैं। सितंबर 2022 में एक मर्डर नागेश्वर बिल्लौरी का थाना जेवर में जो है मर्डर हुआ था, जिसमें 3 आदमियों के नाम से एफआईआर थी। 10-12 आदमी अज्ञात दिखाए गए थे। अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस 4 सितंबर 2022 को मथुरा तरुण गौतम के घर गई। तरुण गौतम से उसके लड़के के बारे में, सोमेश के बारे में पूछा तो वो दिल्ली रह रहा था, कोचिंग कर रहा था। पुलिस जो है उसके घर जो है तोड़ फोड़ की और तरुण गौतम को उठा करके ले आई और उसके घर से 22,000 रुपये पुलिस अलमारी से निकाल कर ले आई और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। रात को उसको थाने में रखा। सुबह 4 बजे जा करके उसको दिल्ली ले गए। उसके लड़के जहाँ रह रहा था फ्लैट में सकरपुर में, वहाँ करीब सुबह 4 बजे करके कुछ मिनट पे उसे गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तार करते समय सीसीटीवी में कैद हो गया। वहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें कैद हो गया। 5 तारीख को थाने में रखा, पिता को अलग रखा, पुत्र को अलग रखा और 6 तारीख को जाकर के शाम को एनकाउंटर फर्जी दिखाते हुए उसे पैर में गोली मार दी और एक बाइक उस पर फर्जी जो है थाने में रखी थी वही लगा दी और उस पर एक पिस्टल लगा दी गई और उसको 302 का मुजरिम बना दिया गया। अच्छा, आपने इस मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो जो ग्राउंड था वो हमको थोड़ा समझाइए कि एविडेंस के तौर पर आपने क्या कोर्ट को? नेल्ला सीजेम के यहाँ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिए थे, शकरपुर वाले जी। और ये मोटरसाइकिल जो फर्जी लगाई थी इसको कनेक्ट पहले हमको दिखाया गया, लेकिन ये कनेक्ट नहीं की गई। फिर ये 15 दिन बाद में एक बीके नाम के लड़के को कनेक्ट कर दी गई, थाना 58 फैजाबाद हरियाणा से। हम जमानत के लिए वहाँ गए, लास्ट में सारी जमानतें हो गई तो पता लगी कि इसमें तो कोई बीके सिंह नाम का लड़का जो है उसको कनेक्ट कर दी गई है। फिर हमने फरीदाबाद से वो एफआईआर और क्या कहता है कनेक्ट किए हुए सारे कागज सर्टिफाइड लिए और यहाँ जो जेवर थाने में जो उसके खिलाफ 414 482 मुकदमा कायम किया था रिकवरी का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली हमने। वो सारी न्यायालय को प्रोड्यूस की। जब ये मोटरसाइकिल तारीख 6 तारीख को हमसे दिखाई गई थी बरामद की, तो वही मोटरसाइकिल बीके पे क्यों बरामद दिखाई गई? तो एक ही मोटरसाइकिल को 2 जगह यूज़ किया गया। वो मोटरसाइकिल ऑलरेडी थाने में पहले से खड़ी हुई। तो आपने देखा कि यूपी पुलिस किस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है। सीसीटीवी फुटेज, परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत और हमें मिले अन्य सबूतों के आधार पर हमने ये रिपोर्ट आपके सामने परोसी है। इसके लिए हमने यूपी के अलग अलग हिस्सों कानपुर, अलीगढ़, मथुरा और ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। हमारी यह पड़ताल यूपी पुलिस के तथाकथित हाफ एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब क्या सही है, कितना सही है, इसका फैसला हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। इस तरह की स्टोरी करना, सच को सामने लाना, यह सब करने की हिम्मत हमें आपसे मिलती है, यानी हमारे दर्शकों और सब्सक्राइबर्स से। न्यूज़ लॉन्ड्री एक स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म है जो विज्ञापन आधारित मॉडल से अलग काम करता है। हम किसी भी कॉरपोरेट या सरकार के नहीं, सिर्फ अपने दर्शकों के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी रहे तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सच बताने की हिम्मत और ताकत मिलती रहे। शुक्रिया। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता
आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।